हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आपके लिए संकल्प सीरीज स्टार्ट है। इससे पहले आपके 2 लेक्चर्स वगैरह आपको दिया जा चुका है, जिसमें आपका एमटीएस के पेपर सोल्व कराए हैं। गाइस, काफ़ी बच्चों के कमेंट है रिगार्डिंग कि सर आपको पता है कि डीएसएसबी दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होना है, तो उसके जो पेपर्स है उसको सॉल्व करा देना। ठीक है। गाइस, आप ही की डिमांड पर मैं ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा आपका, ये डीएसएसबी का जो दास ग्रेड 2 जिसका एग्जाम आपको कब देखने को मिला था, 16 सितंबर और 16 जुलाई 2019 को देखने को मिला था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो लूंगा। इसके अंदर आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर वाला पार्ट को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो करंट अफेयर वाला पार्ट है इस वाले सेक्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो भी मैं आपको तुरंत करा दूंगा। 2025 से लेकर 2026 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, तो उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है उसको मैं बाद में लूंगा। बट अभी जो मेन टॉपिक जो है इसका, कि लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसको सॉल्व कराना। ये आपका दास ग्रेड 2 का पहला शिफ्ट के बारे में है, तो इसको कंप्लीट आपको देखना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमसे क्वेश्चन को पहले तो आपको पूरा पढ़ना है, और आप लोगों को पता है कि सिर्फ हम क्वेश्चन करते नहीं है, हम इसको अच्छे से खोल देते हैं, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे और आपको और अदर कई क्लास देखने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऑप्शन पर भी पढ़ना है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ आंसर करने की कोशिश करते हैं, पर हमें वेट करो, थोड़ा वेट करना है, तब क्वेश्चन करना है। जल्दबाजी करोगे तो भूल जाओ, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही कम जो लोगों का होता है और उन्हीं का होता है जो वेट करना जानते हैं। तो वेट करना सीखो। तो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट बिकॉज इट हैज मोर देन 200 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी देन द ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन। अब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक का विषैला प्रभाव हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना से अधिक आकर्षण के कारण होता है। आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आता है मीथेन। तो गाइस, आपको ना आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें मेनली आपको फोकस क्या क्या करना है। गाइस, आपको मेनली फोकस क्या करना है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उन सब के पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, उसके नोट्स बना लो। अगर आपके पास टाइम है उसके कंप्लीट नोट्स बना लो, और जितने भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक उसका कलर कैसा है, वो सुगंध में कैसा है, या फिर कोई पॉइजनस गैस है या नहीं है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे आप कर दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या बोला है उसको देखो, हमसे टॉक्सिक इफेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में टॉक्सिक इफेक्ट किसके पास होगा, जो ज्यादा पॉइजनस होगा। आपका एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। पहले में आपको क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है किस लिए यूज होता है, ये आपका एसिड रेन में यूज होता है, एसिड रेन में। और जो कि इरिटेट करता है, इरिटेट किस किस को करता है, आपके आंखों को, आइस को, और जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है या फिर श्वसन नली है उसको इफेक्ट डालता है। तो क्या ये टॉक्सिक हो सकता है, क्या ये आपके आंखों में चला गया या फिर श्वसन नली में चला गया, इससे आपको कोई इंपैक्ट होगा तो नहीं, सिर्फ आपको खांसी वगैरह आएगा, इससे ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं होना। तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, अब आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती है, इसको ध्यान से देखो। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये सबसे पहले है इसका जो प्रॉपर्टीज है, कलरलेस होता है। इसका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस है, रंगहीन। गाइस, मैं बहुत लेके चलूंगा हिंदी और इंग्लिश। रंगहीन होता है, ना कि इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा आपको याद रखना है, ये ऑर्डरलेस होता है, ना ही इसमें कोई सुगंध देखने को मिलता है। और लास्ट इसका याद रखना है, पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस गैस है। हाईली पॉइजनस गैस है जो कि आपके लिए हानिकारक है। इतना हानिकारक क्यों है, जब भी इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बो ऑक्सीग्लोबिन, जो कि क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसको ब्लॉक करता है, ताकि ऑक्सीजन को जो सप्लाई है वो रुक जाए।
ऑक्सीजन का सप्लाई को रोकने के लिए होता है, मतलब ये कंपाउंड होता है। सो इसकी वजह से आप सांस वगैरह नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है आपका कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। गाइस नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट मीथेन। अब मीथेन जानते हो CH4 को बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो इसका ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको डिटेल से आगे भी समझाता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है आपका क्या कह रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल इनफॉर्मल नेम गिवन टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन को अनौपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अर्थ समिट, ब्लू समिट, ग्रीन समिट, वाटर समिट। तो इतना पढ़ने के बाद आपके समिट दिमाग में घूमने लग गया। क्या आपको वाटर समिट पढ़ने को मिला है कभी? तो नहीं मिल रहा है। ग्रीन समिट लग रहा है ना एनवायरमेंट से, पर ऐसा कोई समिट हुई नहीं है। ब्लू समिट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, पर आपने अर्थ समिट जरूर सुना होगा, जो कि हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, वो भी कई बार समिट में जा चुके हैं। सो अर्थ समिट के बारे में आपने सुना होगा। तो गाइस आप मुझे ये बताओ, जो अर्थ समिट है पहली बार आपको कब देखने को मिला था? तो आप क्या बताओगे? अर्थ समिट जो है पहली बार 1992 में देखने को मिला था। कहां पर? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में देखने को मिला था, जो कि कहां पर है? आपका ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर है, जहां पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था? गाइस ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब अपना लेवल बढ़ चुका है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी से तैयार हो जाओ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना, जो सतत विकास है उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना। मतलब क्या है सतत विकास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वही जल, वाटर, ये सारी जितनी भी हैं, इसके 9 टॉपिक्स हैं, तो 19 टॉपिक्स हैं, इसको ध्यान से मैं आगे भी बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको भी आप ध्यान से देखना। 19 टॉपिक्स हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सस्टेनेबल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो मैं डिटेल से आगे भी बताऊंगा। ठीक, अब ये क्या करते हैं, इसमें क्या हुआ था? बैलेंस करना था किसको? इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उनके बीच में। जो भी हम इन्वायरमेंट में आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फैक्ट्रीज वगैरह बनती है, इसको इस तरह से बनाया जाए ताकि उनका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे ना पड़े। इस समिट का जो मेन उद्देश्य था ये था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मेन उपलब्धियां भी आपको देखने को मिला। क्या देखने को मिला? जो कि अभी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य उपलब्धियां, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बाद ना आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। कौन कौन सा? पहले नंबर पे है आपका एजेंडा 21, एजेंडा 21, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है और आपने सुना भी होगा। अब ये क्या है? एक ग्लोबल एक्शन प्लान है, किसके अगेंस्ट? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट। ये जितने भी आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी मीटिंग होती है, ताकि आपका मेन टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, तो इसके लिए आपका एनुअली मीटिंग वगैरह भी होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखने को मिला था? यूएनएफसीसी, ये भी बना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी बना, जिसमें एनुअली मीटिंग इसके अंदर होने लगा। फिर आपका एक और बना, कौन सा? सीवीडी, ये क्या है आपका? सीवीडी क्या है? कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना है? एजेंडा 21 की जो मीटिंग्स है वो कहाँ पर हुई है, कब हुई है, और हमारे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट करा है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, इससे आपकी चेंज, मतलब पढ़ने का जिज्ञासु पैदा होगा। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप इनके जितने भी मीटिंग्स वगैरह उनके बारे में भी गूगल कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वॉज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था?
तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आसानी से कर भी लोगे। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन तो करने वाला नहीं हूँ, तो इसका जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके कमेटी हैं उसको आपको पढ़ना है। और क्योंकि कमेटी से क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है इसी से रिलेटेड कई सारी कमेटी बनी थी। आज के इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। आपके जो पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड स्टेट। तो पहला स्टेट कौन सा बना था ये भी आप मुझे बताओ। तो पंचायती राज सिस्टम की मांग कब उठी थी, जब आपका फर्स्ट मीटिंग वगैरह होने लग गया, पूरा अपना भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, तो पंचायती राज सिस्टम की मांग उठने लगी, जो कि 1951 से स्टार्ट हो गया। बट इसके लिए कोई कमेटी वगैरह नहीं बननी थी। फिर बाद में आपकी कमेटी बनी, कौन सी, पहली कमेटी बनी इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत मेहता कमेटी कब बनी थी ये, इसका आपको सन भी याद रखना है साथ ही साथ में। ये आपका 1957 में बनी, जिसकी रिकमेंडेशन पर पंचायती राज सिस्टम बना। पंचायती राज सिस्टम बना, जिसके अंदर आपका कितने टीयर की बात हुई, 3 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम। जिसके बाद जो पहला स्टेट है जो कि इसको अपनाया वो कौन सा था, राजस्थान। कब अपनाया है राजस्थान ने, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान ने अपनाया, ठीक है। आप मुझे आंध्र प्रदेश बता देना, क्योंकि ये सेकंड स्टेट था जिसने अपनाया, आंध्र प्रदेश। इसका आप मुझे कब अपनाया गया, इसका डेट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड जितनी भी कमेटी अदर्स हैं वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो दूसरी कमेटी कौन सी आई, आप क्या याद रखोगे, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद इसी को रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी आई, जिसका नाम है आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब आई, तो आप क्या बताओगे, अशोक मेहता कमेटी ये आपकी 1977 में आई। किस लिए, रिव्यू करने के लिए, किसको, बलवंत राय मेहता कमेटी। आपको अभी मैंने बताया बलवंत राय मेहता जो कमेटी है इसमें 3 टीयर सिस्टम है, बट इसके आफ्टर द रिव्यू अशोक मेहता कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन करा, क्या करा, इसने 2 टीयर सिस्टम की बात करी, 2 टीयर सिस्टम की बात करी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा अपनाया नहीं गया। तो इसके अंदर जो इसने क्या बोला, इसने जिला परिषद और मंडल पंचायत इनकी मांग करी, ठीक है। बट इसको अपनाया ही नहीं गया। फिर इसके बाद एक और कमेटी, इसके बाद इसी की रिपोर्ट को सबमिट कर कर एक और नई कमेटी बनी, जो कि कौन सी कमेटी थी, आपको इसका भी याद रखना है, जीवीके राव, जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी ये कब आया, तो आप क्या बताओगे, 1985 के अंदर। जिसने क्या करा, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करा, पावर दिया किसको, पंचायत को, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करा किसको, पंचायत को। जिसमें आपका जो जिला परिषद है इसको मोस्ट पावरफुल बनाया, जो जिला परिषद है इसको मोस्ट पावरफुल बनाया, इसके पास कुछ शक्तियां दी जिससे कोई रूल एंड रेगुलेशन वगैरह बना सके। सो गाइस अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ ना, इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, ना ही इसके लिए कोई एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि आपको बताता है इसका टाइम पीरियड क्या है, पंचायती राज सिस्टम का जो इलेक्शन है वो कब होगा, या फिर जो इसमें बंदे चुने जाएंगे क्या उसके अंदर कोई रिजर्वेशन की बात करेगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसी को पूरा समझने के लिए कोर कमेटी आई। एक मिनट, शायद मेरा जगह भर गया है, तो मैं आपको एक नया पेज ले लेता हूं। तो गाइज मैं जितना बता रहा हूँ ना आपको डिटेल से पढ़ना है, मैं डिटेल से चीजें समझाऊंगा। फिर एक और कमेटी आई, मैंने अभी जितना बताया, अभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग करी जाने लगी। फिर इसके बाद एक और कमेटी आई जो कि कौन थी, आपकी एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी कमेटी कब आई, तो आप क्या बताओगे, 1986 के अंदर, जिसके अंदर पूरी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले और ग्राम सभा को एज अ फाउंडेशन बनाया जाए, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ताकि इसके अंदर इलेक्शन वगैरह भी हो सके। बट ऐसा हुआ नहीं, बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की जाने लगी, स्टेटस की मांग की जाने लगी, ठीक है। फिर एक और कमेटी आई आफ्टर दिस, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई, फिर एक और इसके बाद कमेटी आई कौन सी, पीके थंगवान।
पीके थंगवान कमेटी, ये कब आया? तो आप क्या बताओगे? ये आया 1988 में, आफ्टर 2 ईयर। फिर इसके अंदर एक फिक्स टेन्योर की मांग की गई, फिक्स्ड टेन्योर, ताकि जो पंचायत है, जो कि इनका इलेक्शन वगैरह हो, उनका फिक्स टेन्योर हो कि इतने टाइम से टाइम पीरियड तक हो, फिर इसके बाद एक नया इलेक्शन हो। रेगुलर इलेक्शन की भी बात उठी। ठीक, फिर आता है आपका आफ्टर दिस सिक्स वीएन गोपाल, वीएन सॉरी गोपाल कह रहा हूँ, गडगिल, वीएन गडगिल कमेटी। ये कब आया? तो आप क्या बताओगे? 1989 के अंदर, जिसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया ताकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल सके, जो कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी गई, जो कि बिल जो है ये पास नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। तो इसी के बाद आपका एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 1992 है। इसके बाद आपको जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो इसके बाद आपको इसका डेट भी याद रखना है। तो इसका डेट कब इंप्लीमेंट हुआ ये? तो ये आपका इंप्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993, 1993 में ये पूरे भारत के अंदर इंप्लीमेंट हुआ। इसमें पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, और भी क्या क्या मिला इसके अंदर? टेन्योर फिक्स किया गया, टेन्योर फिक्स किया गया। कितना किया गया? 5 साल तक का, 5 साल तक आपका फिक्स रहेगा। दूसरा, इसमें रेगुलर इलेक्शन होगा, रेगुलर इलेक्शन होगा, जो कि आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, रेगुलर इलेक्शन। और तीसरा आपको याद रखना है, रिजर्वेशन की बात करी गई, रिजर्वेशन किसमें? एससी, एसटी और आपका जो वुमेन है उसके अंदर। कई सारे स्टेट में तो 50% आपका क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन की बात करी गई। कहाँ पर? स्टेटों के अंदर, वुमेन के लिए, और एससी एसटी के लिए 1/3। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जितना मैंने आपको बताया ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब पंचायती राज सिस्टम से सिर्फ आपका इसके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो रहते हैं, तो आगे क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं आपको वहां पर करा दूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, यहाँ तक आप कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस होगी। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये आपकी लॉन्ग वीडियोस से ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच वाइसराय वाज द रोलेक्ट एक्ट पास इन इंडिया? भारत में जो रोलेक्ट एक्ट है वो किस वाइसराय के शासनकाल में पारित किया गया? अब यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट बोला गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला कानून के नाम से भी जानते हैं इसे। जो रोलेक्ट एक्ट है इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिविल लिबर्टीज है, जो नागरिक फ्रीडम है, इसमें काफी रोक लगा। अब ऐसा क्यों हुआ मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ो। सबसे पहला आता है आपका ऑप्शन क्या है? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन। सो गाइस, आपके इनके जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान से करो। तो आपके ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। लॉर्ड वेवल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? तो आप क्या बताओगे? ये 1943 से लेकर 1947 तक था, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक था। तो इसी के टाइम पे आपको क्या क्या देखने को मिला वो देखो आप। इसी के टाइम पे आपको वेवल प्लान कब आया था? तो आप क्या बताओगे? 1945। फिर आपको देखने को मिला शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस ये कब आया? आपका 1945 में ही देखने को मिला। आईएनए ट्रायल्स, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी ये मैं बता रहा हूँ, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रायल्स। अब ये आईएनए ट्रायल्स क्या है? आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने, वहां पर आईएनए वगैरह इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में होगा। जैसे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड काफी लोग वापस आ रहे थे, तो इनके ऊपर ट्रायल्स वगैरह चलने लगे। तो इसी के टाइम पे आपका जो ट्रायल है ये स्टार्ट हुआ। तो ये कब हुआ? आपका 1945 में। फिर एक और चीज हुआ आपका, कौन सा? इंडियन नेवी म्यूटनी, इंडियन नेवी म्यूटनी। ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर
काफी लोग जो है ना इंडिपेंडेंट इंडिया की मांग उठने लगी, किनके बीच में जो वहां के नेवी थे, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया की तरफ से भी लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो ब्रिटिशर और इंडियन के बीच में वहां पर म्यूटनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये कब आपको देखने को मिला? 1946 में। ठीक, फिर आपको और क्या क्या देखने को मिला इसी के अंदर? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये कब देखने को मिला? 1946। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर दूंगा, बाकी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। फिर आता है आपका लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड। इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। कौन सा करूँ? ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है, तो आप क्या बताओगे? ये 1916 से लेकर 1921 तक रहेंगे। इन्हीं के टाइम पर आपका जो ये काला कानून आया था ये भारत के अंदर आया था। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, बाकी पहले मैं जितने भी ऑप्शन थे इसको कवर कर लूँ, क्योंकि ये डिटेल से समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है? 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट देखने को मिला था वो देखो। इन्हीं के टाइम पर आपको लाहौर सेशन, लाहौर सेशन याद रखना है, जो कि कब देखने को मिला था? 1928। इसी में आपका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन यहीं से पास हुआ था। और दूसरा क्या देखने को मिला? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1930 में, जिसमें आपको डांडी मार्च देखने को मिला था, डांडी मार्च। आफ्टर दिस फिर क्या हुआ? FRTA, FRTC, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको कब देखने को मिला? 1930। फिर आपका यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिला, गांधी इरविन पैक्ट 1931। ठीक है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स है ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। फिर आता है आपका लॉर्ड लिटिन। गाइस, लॉर्ड लिटिन कई सारे एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट पास किए जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी थे, जो कि इनमें से पहले नंबर पे आता है आपका, इनका पहले टाइम पीरियड देखो, 1976 से लेकर 1976 कह रहा, सॉरी माय बैड, 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपको वर्नैकुलर प्रेस एक्ट देखने को मिला, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, फिर आपको क्या देखने को मिला? ये कब? 1878 में। फिर सॉरी, आर्म्स एक्ट देखने को मिला 1878 में ही। फिर तीसरा इसमें क्या देखने को मिला? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को इसी के अंदर मिला। फिर क्या देखने को मिला? दिल्ली दरबार। बात जानते हो ब्रिटिश के जो प्रिंस क्राउन है वो भारत के अंदर आए थे, जिसमें को पहली बार दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना गया था। कब? 1900 कह रहा हूँ बार बार, सॉरी, 1978 में देखने को मिला। आफ्टर दिस जैसे ब्रिटिश क्राउन भारत में आई, इसके बाद भारत के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा फेमाइन देखने को मिला, पूरे भारत में सूखा पड़ गया। ग्रेट फेमाइन देखने को मिला किसके टाइम पीरियड पर? आपका लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब जो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर कर दिया होगा, कौन है? लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड। अब मैं आपको डिटेल से चीज़ें समझाता हूँ। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट जो कि ऑफिशियल किस नाम से आया था भारत के अंदर? ऑफिशियल किस नाम से आया था? तो आप क्या बताओगे? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। कब आया था ये? 1919 में। जिसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी? जिसके चेयरमैन कौन थे? सर जस्टिस
सर सिडनी, सिडनी रॉलेट। ठीक है, सर्वर मत बोला करो इनको, सार बोला करो, सार जस्टिस सिडनी रॉलेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन प्रोविजन क्या थे जिस वजह से पूरे भारत में प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, तो इसके अंदर जो मेन प्रोविजन थे, जो मुख्य प्रावधान इस एक्ट के क्या क्या थे, अब इसको ना आज के करंट सिनारियो से भी रिलेट करना। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया था, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल के आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा था डिटेन करना, जितने भी लीडर्स वगैरह थे उनको डिटेन किया जा सकता था, डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल। और ये ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं था कि कितने टाइम तक आपको डिटेन किया जाएगा, ये आपका 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। इस वजह से काफ़ी लोग डर गए। सो इसी को अभी और बताता हूँ, रुक जाओ। डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल। तीसरा और क्या था, रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन, सॉरी अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ऑन प्रेस एंड पब्लिक मीटिंग्स, तो क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया किसके ऊपर, प्रेस में और पब्लिक मीटिंग्स में, जिस वजह से वहाँ के लोगों, हमारे भारत के अंदर पूरा आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि कोई भी लोग अगर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल, उनको डिटेन किया जाता था लंबे समय तक। और ना ही, क्योंकि ना कई सारे नेता वगैरह भी इस समय पूरे भारत में बन गए थे, मतलब सब कोई नेता बनना चाहता है, तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था कि नेता वगैरह बनने लग गए। तो इस वजह से वहाँ पर प्रेस और जो पब्लिक मीटिंग्स है वो बढ़ गया। फिर रोलेट एक्ट के आने के बाद इन सब पर रोक लगा दी गई। तो लोगों ने सोचा ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, जिस वजह से प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। जिसके बाद हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। रोलेट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया, 1919 में। किसके द्वारा, बाय महात्मा गांधी, एम गांधी लिख दे रहा हूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और आपका प्रोटेस्ट हो रहा था, कहां पर, जलियांवाला में, जलियांवाला बाग में, यहीं पर प्रोटेस्ट वगैरह होने लगा। जिसके बाद आपको काफ़ी यहाँ पर बहुत बुरा हुआ, जो कि आपका जलियांवाला बाग मैसेकर से नाम जानते हो, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला। कई सारे लोग यहाँ पर मारे गए। कब देखने को मिला, इसका डेट भी आपको याद रखना है। तो कब, 13 अप्रैल 1919। ये काला डे के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक डे के नाम से भी इसको जानते हैं, ब्लैक डे। काफ़ी लोग इसके अंदर मरे थे। तो इतना था आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड क्लैमफोर्ड। बाकी गाइस अभी मैं और भी आपको डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा, जितना उस क्वेश्चन के लिए हो सकता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया है, इसको पढ़ो। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या फिर बहलोल लोधी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर भी दिया होगा। तो कब तक था, इसका जो टाइम पीरियड है वो बताओ। जो लोधी डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526 एडी तक था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1451 से लेकर कब से कब तक था, 1489 तक। ठीक है, बाकी मैं और भी रूलर लिखवा दे रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक और रूलर आया जो कि है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ये कब से कब तक था, तो आप क्या बताओगे, 1489 से लेकर ये 1517 एडी तक था भारत के अंदर। इन्हीं के टाइम पर आपका जो आगरा सिटी है, आगरा सिटी की स्थापना करी गई थी। कब, ये आपका कब, 1517 एडी में ही करी थी, सॉरी 1517 कह रहा हूँ, 1504 में। ठीक है, फिर आता है आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1517 से लेकर 1526 एडी। ये लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। क्यों,
इसी के टाइम पर इन्होंने मुगल शासक का फाउंडर जो है आपका बाबर, इसी के साथ एक बैटल हुआ जिसका नाम क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जिसके बाद जो इब्राहिम लोदी है इसकी काफ़ी बड़ी हार हुई। इसके बाद आपका पूरे भारत के अंदर मुगल प्रशासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो लोदी डायनेस्टी है फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी जो कि रूल करी थी हमारे पूरे भारत के ऊपर। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आप पूछा जा चुका है। आपको क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी अफगान डायनेस्टी है जो कि पहली बार पूरे भारत में रूल करा, तो आप क्या बताओगे, लोधी डायनेस्टी थी जो कि पहली अफगान डायनेस्टी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्होंने रूल करा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है तो इसको पढ़ो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके ऑप्शन है 25, 29, 20 या फिर 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके 25। ठीक है, सो इसका कोई आर्टिकल प्रोविजन भी तो होगा। आर्टिकल 214 क्या कहता है, एवरी स्टेट शैल हैव हाई कोर्ट। सभी स्टेट के पास एक अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आप कहोगे सर हाई कोर्ट तो फिर सभी स्टेट का है, तो इट मीन्स मैंने तो एग्जांपल सुना है कि कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जिसके कॉमन हाई कोर्ट है। तो गाइस हाँ, ऐसा भी हमें प्रोविजन दे रखा है, इसका भी आर्टिकल है हमारे पास। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 क्या कहता है, आर्टिकल 231 कहता है वन हाई कोर्ट कैन सर्व मोर देन वन स्टेट और यूटी। एक कॉमन हाई कोर्ट कई सारे एक स्टेट से ज्यादा हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 231, स्टेट एंड यूटी। तो एग्जांपल के लिए भी लिख लो आप, जैसे कि आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, जो कि आपका मिक्स हो गया, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये और भी एग्जांपल थे, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च बाय जापान द्वारा प्रक्षेपित विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जिंजा, अकारी, इबुकी या फिर हिनोडे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, खासकर डीएसएसबी के अंदर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे आपका जाक्सा हो या फिर नासा हो या फिर इंडियन सैटेलाइट जो इसरो वगैरह लॉन्च करता है, उस पर भी आपको मेन फोकस करना ही होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है फर्स्ट वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जो कि है आपका इबुकी, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जाक्सा के द्वारा। अभी जाक्सा क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी। ये कहाँ की है, तो आप क्या बताओगे, जापान की। अब जो इबुकी है कब लॉन्च किया गया था, तो आप क्या बताओगे, 23 जनवरी 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये किस लिए है, क्योंकि ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा किसको, ग्रीन हाउस गैसेस को। अब ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता है कौन कौन सी गैस आती है, तो आप क्या बताओगे, टू मॉनिटर द कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कहां पर, अपने अर्थ सरफेस पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, इबुकी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद विच रीजन डू यू एसोसिएटेड द पबाना मूवमेंट विच हैपेंड बिटवीन 1870 टू 1880।
तो प्रश्न क्या कह रहा है, 1870 और 1880 के बीच में जो पबाना आंदोलन है वो किस क्षेत्र से है? तो आपके ऑप्शन है बंगाल, तेलंगाना, केरला या फिर गुजरात। तो गाइस सबसे पहले ये बताओ जो पबाना मूवमेंट है ये किससे रिलेट करता है? तो गाइस आप क्या बताओगे? रिलेटेड टू प्लीजेंट, सॉरी प्लीजेंट कह रहा हूँ, पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट। ये किसानों का आंदोलन था, इसे किसानों द्वारा चलाया गया था, इसे किसानों द्वारा चलाया गया था। ऐसा क्या हुआ था किसानों के खिलाफ? तो जो वहां के जमींदार वगैरह थे, सबसे पहले जो पबाना है वो कहां पर है? पबाना एक डिस्ट्रिक्ट है, पबाना डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की? वेस्ट बंगाल की, सॉरी वेस्ट कह रहा हूँ, बंगाल उस टाइम तो बंगाल था। जो कि अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर ये पबाना, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट बांग्लादेश के अंदर है। ऐसा क्या हुआ था, जो भी इन किसानों के खिलाफ क्या क्या हो रहा था, शोषण वगैरह हो रहा था। किस तरह से शोषण हो रहा था? जितने भी जमींदार वगैरह थे वो इनसे ना हाई रेंट लेते थे, रेंट में हाइक वगैरह लेते थे, जिस वजह से काफी जो किसान थे परेशान थे और अवैध तरह से वसूली हो रहा था, अवैध वसूली, और इनके खिलाफ काफी शोषण वगैरह भी हुआ, जिस वजह से किसानों ने ये प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो ये कहां पर देखने को मिला? आपका बंगाल के अंदर। ठीक है, कब हुआ था ये? 1873 AD से लेकर कब तक चला? 1876 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स आर पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संसद में कितने प्रकार के विधेयक पारित होते हैं? सो गाइस आपको पता है कि कितने टाइप्स के पार्लियामेंट होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 10, 8 या फिर 9। तो कितने टाइप के विधेयक होते हैं तो आप नोट कर लो। तो ये 4 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे कौन सा होता है? आपका ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल जिसे हम साधारण विधेयक के नाम से भी जानते हैं, साधारण विधेयक, जो कि किस मैटर पे होता है? ये जनरल मैटर को देखता है, रिलेटेड टू द जनरल मैटर्स। ठीक है, दूसरा है आपका मनी बिल, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में आ चुका है। मनी बिल जिसे हम धन विधेयक के नाम से भी जानते हैं, धन विधेयक। इसका एक प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 110 इसके बारे में जिक्र करता है। तो ये किस मैटर पे देखता है? रिलेटेड टू द टैक्सेशन, जो भी आप टैक्स वगैरह कर वगैरह देते हैं, तो ये जो मनी बिल है उन्हीं के लिए आता है, रिलेटेड टू द टैक्सेशन। बोरोविंग्स, जितना हमने कर्जा लिया है पूरे भारत में, उनके खिलाफ कोई रूल वगैरह बनाना हो तो ये भी उसी मैटर पे आता है। टैक्सेशन हो गया, बोरोविंग्स हो गया, और जो भी कंसोलिडेटेड फंड है उनके बारे में जिक्र करना, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी जिक्र करता है। ठीक है, और जो मनी बिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं बता रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका तीसरे नंबर का बिल होता है आपका फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल जिसे हम वित्तीय विधेयक बोलते हैं, वित्तीय विधेयक। अब इसको मनी बिल के साथ रिलेट मत कर देना, रिलेट मत करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या क्या होता है। अब इसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 117 के फर्स्ट में है और आर्टिकल 117 के थर्ड में है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका क्या क्या प्रोविजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल जो कि है क्या कहता है? ये आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 368 इसका प्रोविजन देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक, तो गाइस यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। सो भाई जितना आप इसको शेयर कर सकते हो शेयर करो। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू स्ट्राइव फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 44, आर्टिकल 74, आर्टिकल 34 या फिर आर्टिकल 54। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या आपको पता है? आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को दिखाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनिफॉर्म किसकी बात करता है? समानता का, समानता का बात करता है किसमें? कि सभी लोगों को सेम कानून को फॉलो करना होगा। दूसरा सिविल की बात करें, सिविल मतलब होता है नागरिक, नागरिक जो कि आपके सिविल मैटर्स है। अब इसका कंप्लीट मीनिंग बताता हूँ। तीसरे पे आता है आपका कोड जो कि कानून, कानून की बात करता है, रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है। ऐसा कोई भी मैटर जो सिविल मैटर हो, अगर उसके ऊपर कोई स्टेट ने कानून वगैरह बना दिया है तो ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी स्टेट वगैरह हैं इस पे कानून वगैरह बनाकर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो किसी भी मैटर पे हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर बर्थ, किसी भी तरह का हो। जैसे आप रिलीजन के मैटर में मान लो कि कोई शादी ब्याह हो गया, मुसलमानों के लिए अलग से प्रोविजन ना हो या फिर हिंदुओं के लिए अलग से ना हो, तो इस टाइप के जितने भी कानून वगैरह है ये आपका स्टेट बना सकती है। यही आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिखाता है। ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। अब ये जो आर्टिकल 74 है ये क्या कहता है? ये हमारे मंत्री परिषद की बात करता है। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल होता है, ये किस लिए बनाया जाता है? टू एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए होता है। किसको? प्रेसिडेंट को। तो ऐसे लिखा हुआ है मंत्रिमंडल के बारे में जो आर्टिकल 74 कहता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं अभी के हाल फिलहाल में। आर्टिकल 34 क्या कहता है? प्रोविजन देता है किस चीज के लिए? जो भी हमारा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ड्यूरिंग मार्शल लॉ में जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाते हैं, ये आर्टिकल 34 हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स की छूट भी देता है। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 54, ये किसके बारे में जिक्र करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रमांतिका? मौर्य प्रशासन में क्रमांतिक का कार्य क्या था? आपके ऑप्शन है हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, चीफ ऑफ होम ऑफ डिफेंस, ट्रेजरी चीफ, कमांडर इन चीफ। तो गाइस जितने भी आपको शासक देखने को मिला है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, इन सबके नाम आपको याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पर आपसे मौर्य एम्पायर के बारे में पूछा है कि क्रमांतिका आखिर किस पोस्ट को संभालता था। तो गाइस जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसके अंदर कई सारे पोस्टें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रमांतिका है ये जो कि आपका हेड ऑफ फूड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को देखता था। ये किसको देखता था? क्रमांतिका। ठीक है, अब यहाँ पर चीफ ऑफ होम ऑफ डिफेंस ऐसा कुछ पोस्ट नहीं था, पर और ट्रेजरी चीफ, ट्रेजरी चीफ कौन सा है? ट्रेजरी चीफ को हम सनी धाता बोलते थे, सनी धाता। और भी थे, मैं और भी लिखवा दे रहा हूं आपको। जैसे कि आपका एक और है, इसका नाम है आपका समाहर्ता, समाहर्ता, इसको हिंदी में हम समाहर्ता ही बोलते हैं। ये किस पोस्ट को देखता था? रिवेन्यू कलेक्शन में, जो भी टैक्स वगैरह पे करना होता था ये कलेक्ट करता था, रिवेन्यू कलेक्शन। ट्रेजरी के मैंने आपको बता ही दिया कि सनाथीता बोलते थे। और आपसे पूछा था दंडपाल, दंडपाल ये क्या संभालता था? आपका लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या पूछा है? विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 66 कॉन्स्टिट्यूशनल, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल और 56 कॉन्स्टिट्यूशनल। तो गाइस काफी इजी क्वेश्चन है। जो राइट टू एजुकेशन है
वो एक्ट था कब, 2009 के अंदर, जो कि पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो गया। कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, जिसकी वजह से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 का, जो कि इसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि हर एक बच्चे को, जो कि जिसकी एज 1 से लेकर 14 साल तक है, उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, कंपलसरी। ठीक है, तो ये किस में जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि और कहाँ कहाँ पर इसका प्रोविजन दे रखा है, तो ये आपका डीपीएसपी में भी इसका प्रोविजन है। ठीक है, और आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया। अब यहाँ पर 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया गया। ये क्या बताता है, ये आपके लैंड रिफॉर्म के बारे में बताता है। ये लैंड रिफॉर्म के बारे में बताता है, कहाँ पर, तमिलनाडु। जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल 9 के अंदर जो लैंड रिफॉर्म है उसके बारे में ये एक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, 1994 के अंदर, जिसमें तमिलनाडु को 69% लैंड देने की बात करी गई थी। 66 अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, ये 1990 में हुआ। ये भी आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में है, लैंड रिफॉर्म। फिर आता है आपका 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपको कब देखने को मिला था, ये 1887 में, जो कि किसके लिए था, ग्रांटेड अ स्टेट, किस किस को उसमें ग्रांट किया था, गोवा को फुल्ली स्टेट मिला, इससे गोवा को फुल्ली स्टेट मिला, और किसको, दमन एंड दीव को, दमन एंड दीव को एज अ यूटी। ठीक है, ये आपका कौन सा, इसका इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 86। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। द सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। प्रश्न क्या कह रहा है, मिट्टी के बिना पौधे की खेती को कहा क्या जाता है। सो गाइस, जो मिट्टी के बिना खेती की जाती है उसको क्या बोला जाएगा, एपोमिक्सिस, फ्लेमिंग, हाइड्रोफोनिक्स या फिर फिनोलिक एक्सीडेशन। तो गाइस यहाँ पर पहले दे रखा है एपोमिक्सिस। इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये आपको पता है। अपने दिमाग में पूछो कि ये मुझे पता है कि नहीं पता है, तो आप क्या बताओगे, मुझे नहीं पता है। तो गाइस ये क्या होता है, इसके अंदर ना सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें बीज का तो फॉर्मेशन होता है, बट बिना निषेचन के। बीज का फॉर्मेशन तो होता है विदाउट निषेचन। अब ये निषेचन की प्रक्रिया क्या है, आप सर्च कर लेना गूगल पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लेमिंग दे रखा है। फ्लेमिंग ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, अब ये क्या बताता है, यहाँ पर हाइड्रो का मतलब है वाटर, और पोनिक्स का मतलब होता है सिंचाई करना। मतलब जो पानी से सिंचाई हो उसको हम हाइड्रोफोनिक्स बोलेंगे। तो ये इसके अंदर सोइल का इस्तेमाल तो नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेयर इज द गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन इंडिया। भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, बिहार, झारखंड, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। तो आप क्या आंसर करोगे, जो गांधी सागर डैम है ये आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस एरिया में है, तो मांडसौर, मांडसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा किस रिवर पे है, तो आप क्या बताओगे, चंबल रिवर पर, चंबल रिवर पर। ठीक, चंबल वैली प्रोजेक्ट, आपने इसका नाम भी सुना होगा, चंबल वैली प्रोजेक्ट। तो गाइस चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर कई सारे डैम इंक्लूडेड हैं, जिसका काम क्या है, इरिगेशन करना, इरिगेशन सिंचाई के लिए यूजफुल होना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या फिर और कौन सा है, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करना। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। अब चंबल वैली में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप ध्यान नोट कर लो। सबसे पहला है आपका गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम आपको पता ही चलिए, यह मानसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा है आपका, ये हो गया आपका पहला,
दूसरा कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, राणा प्रताप सागर डैम, सागर डैम। अब ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, ये हमारा राजस्थान के अंदर है, वही आपका चंबल रिवर पे ही है। तीसरा है आपका जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम। अब ये कहाँ पर है, ये भी आपका राजस्थान के अंदर ही है और रिवर वही चंबल। चौथा आपको याद रखना है कोटा बैराज, कोटा बैराज, ये भी कहाँ पर है आपका राजस्थान। ये तीनों ही, ये चारों मिलाकर आपका चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। और मैंने इसका जो मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन 3 पॉइंट्स पर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which year was the Biodiversity International established, which function as the International Board for Plant and Genetic Resources? बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन के रूप में संसाधन बोर्ड के रूप में कार्य करता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1964, 1974, 1994 या फिर 1999। तो गाइस जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल है ये स्टेबलाइज कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। बायोवर्सिटी इंटरनेशनल जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, किस नाम से, ये आपके सामने ही दिख रहा है, IBPGR। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। फिर इसका बाद में नाम चेंज कर क्या कर दिया गया 1991 में IPGRI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। क्या है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर इसका बाद में एक बार नाम और चेंज हुआ 2006 में, जो कि अब कंप्लीट इसका नाम क्या रख दिया गया, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, जिसका काम क्या है, कलेक्ट करना, कंजर्व करना या प्रमोट करना द यूज ऑफ प्लांट इन अ जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब क्या, जो भी आपने आयुर्वेदा सुना होगा जिसके अंदर कई सारे प्लांट भी हैं जिसका इस्तेमाल कई सारी बीमारियों के लिए भी किया जाता है, तो बायोवर्सिटी इंटरनेशनल एज आयुर्वेद की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो प्लांट से कई सारे प्लांट को उस पर स्टडी करना, उसको कलेक्ट करना और उसको कंजर्व करके रखना ताकि वो लॉन्ग समय तक चले। चलो मैं लिखवा भी देता हूँ क्योंकि इसके स्टेटमेंट भी बनता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले नंबर आप क्या बुलाओगे, कलेक्ट करना, दूसरा क्या है इसका, प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना, और तीसरा प्रमोट करना, ताकि प्रमोट करो ताकि थोड़ा पैसा वैसा भी तो आए। तो ये सारा काम जो है आपका बायोवर्सिटी इंटरनेशनल करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर? भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है परम 800, युवा 800, युवा 1000 या फिर परम 1000। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है मुझे बताओ। तो आप क्या बताओगे, जो परम 800 है ये आपका 8000 है, ये आपका क्या है, क्या है, ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि गीगा स्केल पर नहीं है, पर कंप्यूटर है बट गीगा स्केल पे नहीं है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर दो। फिर आता है युवा 8000, तो ऐसा कुछ है नहीं, युवा 1000 ऐसा भी कुछ नहीं है। जो परम 1000 है ये आपका पहला भारत का गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर है, जिसको कब किसके द्वारा बनाया गया है, इसे CDAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, CDAC की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर बोल रहा हूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको कब लॉन्च किया गया था, तो अब क्या बताओगे, इसको लॉन्च किया गया था 1991 में, ठीक है। ये जो परम है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, PARAM, परम, इसकी फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन,
पैरेलल मशीन। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया फर्स्ट गीगा स्केल कंप्यूटर आपका परम 1000 है, परम 800 नहीं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। एज ए नोटा कौन सा गीगा स्केल पर नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद विच इंडियन स्टेट डू यू एसोसिएट द मुरिया डांस? मुरिया डांस जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? सो गाइस इसका आंसर आप लोग कर ही दोगे। ये आपको कहाँ से बिलोंग करता है? मुरैया डांस आपका छत्तीसगढ़ से, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो कि किस ट्राइबल के द्वारा मनाया जाता है? मुरैया ट्राइबल के द्वारा ही से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के और भी डांस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, उनमें से है पहले नंबर पर आपका पंथी। पंथी भी डांस है जो कि छत्तीसगढ़ का है। दूसरा आपको याद रखना है सुवा, सुवा डांस। तीसरा आपको याद रखना है राउत नाचा, राउत नाच। चौथा आपको याद रखना है कर्मा, और पांचवा गांधी। ठीक है, और भी यहाँ पर दे रखे जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना के कौन कौन से डांस आपको याद रखने हैं? सबसे आपका पेरेनी, शिव तांडव, शिव तांडव। दूसरा आपको नाम याद रखना है करगाटम। तीसरा कावाड़ी अट्टम, कवाड़ी अट्टम। अब कहाँ लिखूं? चौथा आपको नाम याद रखना है ओइली अट्टम, ओइली अट्टम। ये आपके तेलंगाना का है। वेस्ट बंगाल में आपका एक पुरुलिया, पुरुलिया छऊ याद रखना है, पुरुलिया छऊ। छऊ भी तीन तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है। उनमें से जो पुरुलिया छऊ है वो आपका वेस्ट बंगाल का है। दूसरा आपका बॉल डांस, ये भी आपका वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, महाराष्ट्र का आपका लावनी हो गया, लावनी, काली, लेजिम और तमाशा। ठीक है, ये सारे जो डांस है आपको इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप भी इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द अर्थ इज सीरियस, दिस इज ऑल्सो नोन एज। जो पृथ्वी के किसी भी भाग से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कैट स्टार, डॉग स्टार, सैंड स्टार, और लास्ट ऑप्शन है आपका रॉक स्टार। सो गाइस जो सीरियस है, अब आपको ये समझना होगा, ये जो सीरियस है ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ब्राइटेस्ट स्टार है किस तारामंडल का? किस तारामंडल का? तो आप क्या बताओगे? कैनिस मेजर, जिसको क्या बोलते हैं? महान कुत्ता, महान कुत्ता तारामंडल, कुत्ता तारामंडल। ये यहाँ का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, जिस वजह से इसको डॉग स्टार बोला जाता है। डॉग स्टार, डॉग स्टार स्लैश सीरियस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट इज, जो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है दोदा बेटा, कुलारी बेटा, अनाईमुड़ी या फिर मीसा पुलीमाला। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसको आप देखो, जो दोदा बेटा है, जो दोदा बेटा है ये हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक किसका? किस माउंटेन का? तो आप क्या बताओगे? नीलगिरी हिल्स का, नीलगिरी हिल्स का। कहाँ पर है ये? आपका तमिलनाडु। जिसकी हाइट आपकी कितनी है? जिसकी हाइट 2637 मीटर है। ठीक है गाइस, जितने भी माउंटेन्स वगैरह है ना, उसके आपको हाइट भी याद रखना है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपसे कंपैरिजन के लिए जरूर पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका कोलारी बेटा। कोलारी बेटा ये भी हाईएस्ट पीक है, वन ऑफ द माउंटेन। जितने भी नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है ना, उन्हीं में से एक सबसे एक कोलारी बेटा भी है, जो कि एक पीक है। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी ये कहाँ पर है? आप क्या बताओगे? अनाईमुड़ी ये आपका इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? आपका केरला के अंदर। केरला के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की
डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, आपका वेस्टर्न घाट की। ये सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। जिसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 2695, 2695 मीटर। अगर मैं फीट की बात करूं, 8842, 8842 फीट। ये हाईएस्ट पीक है किसकी, वेस्टर्न घाट की, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आता है मीसापुलियम। ये आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये भी आपका कहाँ पर है, केरला के अंदर। जिसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 2640 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फेस्टिवल तपाम इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तपाम उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो तेपाम फेस्टिवल है, जिसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम फ्लोट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ये तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रही कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्नाटका के भी कुछ मेन मेन आपको याद रखने फेस्टिवल्स। उनमें से आपका पहला तो आपको यक्षगान सुना ही होगा, यक्षगान, जो कि काफ़ी फेमस फेस्टिवल है कर्नाटका का। दूसरा आपको याद रखना है मसूरा दशहरा, मसूरा दशहरा। ठीक है, फिर आता है आपका ऑप्शन केरला। केरला में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सबसे पहले पे तो है आपका ओनम। दूसरे पे आपको याद रखना है त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम। ये कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इस वजह से मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ। यलाम कुलई, यलाम कोली, जिसको हम बोट रेस के नाम से भी जानते हैं, बोट रेस। फिर आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे एक ये पहला है बथुकुम्बा। आपने गाना भी सुना बथुकुम्बा, उसका है आपका नाम, हीरो का नाम नहीं याद आ रहा, काफ़ी अच्छा फेमस डांस भी है। दूसरा आपको याद रखना है बोनालू, बोनालू फेस्टिवल भी आपका तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका, तमिलनाडु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएनओ एम्स एट द बिल्डिंग पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। अब यहाँ पर यूएनओ की बात कर रहा है, कौन सा, FAO, विपो, यूनेस्को या फिर UNHSRC। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है FAO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे, 1945 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, ये रोम इटली के अंदर है, रोम इटली। ठीक है, तो क्या ये आपका पीस मेंटेन करता है, नहीं, ये फूड को संभालता है कि जगहों, मतलब कई सारी जगहों पर भुखमरी वगैरह ना आए। फिर आता है आपका विपो। विपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे, इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। गाइस, जो ईयर ऑफ फाउंडेशन भी आपको याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, तो क्या ये आपका पीस मेंटेन करता है, तो क्या कहोगे, नहीं, ये आपका ट्रेडमार्क, जो भी ट्रेडमार्क होते हैं या फिर पेटेंट होते हैं या फिर कॉपीराइट, जितनी भी आपके कॉपीराइट्स वगैरह हैं, इन सबके सॉल्यूशन आपका विपो के द्वारा ही किया जाता है, इसको ही ये मेंटेन करता है। फिर आता है आपका यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब की गई थी, तब क्या बताओगे? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। ये क्या करता है? प्रमोट करता है पीस को, प्रमोट पीस किसके थ्रू? बाय एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका? यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सॉरी जिनेवा बोल दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका UNHRCR। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन को पढ़ो। द फर्स्ट FBTR सेटअप एट कालापक्कम, तमिलनाडु वाज जॉइंटली डिजाइन बाय बार्क एंड विच इंस्टीट्यूशन? तमिलनाडु के कालपक्कम में स्थित प्रथम FBTR का संयुक्त रूप से बार्क और किस स्थान ने डिजाइन तैयार किया है? तो गाइस यहाँ पर एक वर्ड दिया, एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, FBTR, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। आखिर ये है क्या? सो गाइस आप क्या बताओगे? जो ये FBTR है एक न्यूक्लियर टेस्ट रिएक्टर है, न्यूक्लियर टेस्ट रिएक्टर है, जिसका इस्तेमाल कर हम टेस्ट और रिसर्च करते हैं। टेस्ट और रिसर्च वगैरह इसके थ्रू होता है, जिसकी स्थापना जिसको सेटअप कहाँ पर किया गया है? कालपक्कम में, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिजाइन किसके द्वारा किया है? सबसे पहला आपको आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है। पहले तो बार्क, दूसरा IGCAR मतलब क्या? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। आप सभी को पता है जो बार्क है ये आपका तमिलनाडु, बार्क जो है मुंबई के अंदर है, और ये जो IGCAR है ये आपका कालापक्कम तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब आप पे ऑप्शन दिया हुआ है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो गाइस ये कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? ये जो साहा इंस्टीट्यूट है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका कोलकाता के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ पर है? PRL, ये आपका अहमदाबाद के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताओगे? विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। IIT खड़गपुर भारत की पहली IIT में से एक है, जो कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिवर नेल्सन ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नेल्सन नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है मंगोलिया, कनाडा, जर्मनी या फिर रशिया। सो गाइस नेल्सन रिवर जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ से? एक लेक है जिसका नाम है विनीपेग लेक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका कनाडा के अंदर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? कनाडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब गाइस आपके ना थोड़े थोड़े ये भी देखा करो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज वगैरह है ना, उनकी फेमस रिवर कौन सी है। जैसे मंगोलिया के बारे में पूछूं तो मंगोलिया में सबसे फेमस जो रिवर है आपका सेलेंग रिवर काफी फेमस है। दूसरा आपका ऑरखॉन रिवर। ठीक है, आपने कहा अभी नाम सुना है इसका? तो नहीं सुना होगा। कनाडा मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर एक रिवर नेल्सन जो है काफी फेमस है। जैसे जर्मनी की बात करूं, जर्मनी में कौन कौन से हैं? आपका रीने रिवर, राइन रिवर भी बोलते हैं, दोनाबे रिवर और आपका एल्ब रिवर, काफी फेमस है ये रिवर। अब जैसे रशिया की बात करूं, रशिया का वन ऑफ द बेस्ट वोल्गा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, लेन रिवर, ओब रिवर या फिर येनजाई जो कि चाइना के साथ भी कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेट का इन द सेंस कि वहां पर ही फ्लो करता है। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपका? कनाडा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड।
किसी विमान की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपका मैक नंबर, जैम नंबर, फ्लाइन नंबर या फिर क्राफ्ट नंबर। तो इसका आंसर आपने परफेक्टली दे दिया होगा, मुझे पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? ये रेशियो दिखाता है किसको? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड। गाइस एक और चीज बताता हूँ, जितने भी आपने सुना होगा, जितने भी एयरक्राफ्ट हम भारत बाहर की कंट्रियों से खरीदता है, वो सबसोनिक, सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक के नाम से आपने सुना होगा, जो भारत बाहर की कंट्रियों से खरीदता भी है। सो ये आखिर है क्या? उसके मैक नंबर पर डिपेंड करता है गाइस। तो गाइस ये आपका स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, तो इसका मैक नंबर होगा इक्वल टू ये मैक नंबर। तो गाइस अब मैं मैक नंबर को mn लिख देता हूँ। अगर mn की वैल्यू लेस देन है एक नंबर से, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सबसोनिक कहलाएगी, सबसोनिक एयरक्राफ्ट, सबसोनिक एयरक्राफ्ट। अगर मैक नंबर इक्वल होगा 1 के, तो आप क्या कहलाएगी? ये आपका सोनिक एयरक्राफ्ट, सोनिक। अगर मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये क्या कहलाएगा? सबसोनिक, सबसोनिक कह रहा हूँ, सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 हो, तब ये क्या कहलाएगा? आपका हाइपरसोनिक। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ईयर वॉज द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस द ओल्ड नेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्टेबलाइज? जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, आईसीसी का पुराना नाम, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गाइस आपके ऑप्शन है 1899, 1999, 1929 या फिर 1919। सो गाइस हमसे आईसीसी की हिस्ट्री पूछ रहा है कि पहली बार जो आईसीसी है वो किस नाम से फॉर्म्ड हुई थी। तो आप क्या बताओगे? जो आईसीसी है जिसका पुराना नाम आपका इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, जिसकी स्थापना आपकी 1909 में हुई। ठीक है, जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले पे आप क्या याद रखोगे? इंग्लैंड, इसके फाउंडिंग, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में से एक है। दूसरे पे आप याद रखोगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तीसरे नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्री जो है इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर, और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। फिर इसका बाद में नाम रखा, चेंज कर दिया गया 1957 में। क्या रख दिया गया? आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो फिर इसका बाद में फिर एक और नाम चेंज कर दिया गया, कब? 1889 में। किस नाम से? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये जो सन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका दुबई के अंदर, दुबई, यूएई। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1909। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है? टर्पेटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? जो टर्पेटाइन ऑयल है वो किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है बनियान, नीम, बैम्बो या फिर पाइन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, जो टर्पाइन है वो आपका पाइन पौधे से निकलता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाबार्ड, जिसकी स्थापना, नाबार्ड वाज स्टेबलाइज इन 1982। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर ऑगमेंटेड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोगों को पता ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी रिकमेंडेशन पर? बी शिवारमन कमेटी, बी शिवारमन कमेटी। ये कमेटी थी, इसी की रिकमेंडेशन पर आपका नाबार्ड बना था। ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो अब क्या बताओगे? मुंबई के अंदर, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
तो गाइस यहाँ तक आपको कैसी वीडियो लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता दो। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। चाहते हो कि सारे पेपर सॉल्व कराएं तो इसका जितना शेयर हो सके और जितने लाइक कर सकते हो उतने लाइक करो, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं आपको और भी डिटेल से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में भी क्वेश्चन करा सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं आप चाहता हूँ कि आपको अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो कुछ सीख ही जाओ। तो गाइस यहाँ पर सीखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वारली फोक पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। जो वारली लोक चित्रकला है भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर मणिपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को पता है। जो वारली फोक पेंटिंग है ये वारली ट्राइब्स के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि कहाँ की है आपका महाराष्ट्र, जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या है ए। ठीक है, अब ये तो वन लाइनर्स की फॉर्म में तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे। आपके ऑप्शन है रवि शास्त्री, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर। तो गाइस आप सभी को पता है जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। अभी क्या रखा गया है इसका नाम, अभी इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। कब चेंज किया गया था, तो अब क्या बताओगे, इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया गया। अब इसमें पूछा है कि पहले क्रिकेटर कौन थे जिसको ये अवार्ड मिला। तो आपके ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, जो सचिन तेंदुलकर है ये पहले रेसिपिएंट है किसके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, जो कि इनको कब मिला था। तो आप क्या बताओगे, इन्हें 1997 के अंदर मिला था, 1997 में। ठीक है, अभी बता दो कमेंट करके कि 2026 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA, अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अ मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल दूरसंचार में प्रयुक्त CDMA का पूर्ण रूप क्या है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिजिटल मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मोबाइल एक्सेस या फिर सेलुलर डाटा मल्टीपल एक्सेस। गाइस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस एंड टेक से देखो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, कम से कम हमने 4 से 5 क्वेश्चन तो हमने साइंस एंड टेक से ही कर लिए। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि साइंस एंड टेक आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये कोड है जो कि आपके मोबाइल में लगा रहता है, जिसमें आपका अलग अलग यूनिक कोड मिलता है, यूनिक कोड। देखो अपना मोबाइल नंबर देखोगे तो उसमें 10 नंबर का डिजिट होता है, उससे पहले आपका एक यूनिक कोड भी बनता है। तो वही आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, जो कि पूरे कंट्री, जितनी भी कंट्री वगैरह उसको भी दर्शाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेलिन द लिक्विड यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पाइसमेन इज अ सॉल्यूशन ऑफ। जैविक नमूना को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त फॉर्मेलिन किसका विलयन है। फॉर्मिक एसिड, फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड या फिर इथेन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। गाइस यहाँ पे फॉर्मेलिन के बारे में पूछा है। फॉर्मेलिन जो कि एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है किसका, आपका फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है SCHO। गाइस ये वाला जब भी किसी के साथ लग जाए ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि जो बायोलॉजिकल स्पीसीमेंस हैं मतलब क्या, बायोलॉजिकल क्या होगा ये नमूना, जितने भी आपने ऑर्गेन्स वगैरह देखे होंगे, ऑर्गेन्स हो गए, इसमें संरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी जैसे डेड बॉडीज वगैरह इनको भी प्रिजर्व करके इसी फॉर्मूले की वजह से उनको रखा जाता है। जितने भी डेड बॉडीज वगैरह है उस किसका इस्तेमाल करके रखा जाता है, आपका फॉर्मूलिन, जो कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सभी को पता है इथेन एक हाइड्रोकार्बन है, फ्लोरोबेंजीन भी आपका एक एरोमेटिक कार्बन है, ये आपका फ्लोरोबेंजीन जिसमें फ्लोरीन लगा होगा। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो गाइस यहीं तक क्वेश्चन था आई थिंक। सो गाइस आप बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और नेक्स्ट बताना ये आपका तो पहला होगा, मैं आपको जितने भी DSSB के 10 ग्रेड 2 के पेपर है वो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है,
तो उसको कंप्लीट शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन आए, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख सकूं। और कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलो इतना ही रखता हूँ। तो टाटा बाय बाय।